गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एजुकेशन 07 की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग ध्वनियों का अध्ययन करेंगे, अर्थात ध्वनियों का उच्चारण किस तरह होता है तथा उसका इतिहास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे। ध्वनियों के अध्ययन से पूर्व पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ध्वनि विज्ञान या श्रवण विज्ञान क्या होता है, क्योंकि कई बार सीधे अगर हम अपने मूल सामग्री या मूल तथ्य पर आते हैं और यदि परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो थोड़ा बहुत हटकर होता है तो हमारे लिए बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए ध्वनियों के अध्ययन से पूर्व हम लोग ध्वनियों से जुड़े उसके इतिहास और अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि स्वानिकी या स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा या मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उनके शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण और तंत्रिका शारीरिक बौद्धिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। अर्थात स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, वास्तव में जो प्रत्येक समाज में जो भी व्यक्ति बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी बोली भाषा होती है, ये सारी चीज़ अगर देखें तो जो उसका हम अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत, उसे स्वन विज्ञान या स्वानिकी या फोनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात ये कही जा रही है कि जो भाषा बोली जा रही है उसके भौतिक कुछ गुण होते हैं, उनका क्या है, शारीरिक उत्पादन क्या है, ग्रहण और तंत्रिका शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। अर्थात आप सभी ये देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की जो बोली होती है या भाषा होता है, उस पर कुछ क्षेत्रीय प्रभाव होता है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव होता है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसी भाषा बोली जाती है। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन उस पर भी क्षेत्रीय, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और वहाँ की परंपराओं का प्रभाव रहता है। अब अगर हम सर्वप्रथम यह बात करें कि इसके इतिहास की, तो अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में भी आज से लगभग 2500 वर्ष से पहले जो है ध्वनि का अध्ययन किया जाता था, जिसका प्रमाण हमें पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत के व्याकरण संबंधी ग्रंथ अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है कि ध्वनियों का अध्ययन या ध्वनि विज्ञान आज की देन है या आज के ही शिक्षाविदों या व्याकरणों ने इसमें योगदान दिया है। भारत में प्राचीन काल से ही इस पर कार्य किया जा रहा है और भिन्न विद्वान या शिक्षाविद या व्याकरण इसमें अपना योगदान देते हैं। इसमें भी हमें जो पूर्ण और स्पष्ट प्रमाण मिलता है वह पाणिनि द्वारा रचित उनके संस्कृत के व्याकरण संबंधी ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है, जिसमें विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है कि व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण की विधि है, ये कहाँ से होता है और किस प्रकार होता है, इसका विधिवत वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। क्योंकि भारत में आपने देखा प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही उच्च वर्ग की मुख्य भाषा थी, इसीलिए संस्कृत भाषा में ही व्याकरण संबंधी ग्रंथ मिलते हैं और वहाँ पर जो ध्वनि विज्ञान का विकास हुआ या अन्य चीज़ें कैसे किस रूप में की जा रही, इसका स्पष्ट वर्णन
हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में देखिए आपके सामने दो नाम दिए गए हैं, जोशुआ स्टील एवं अलेक्जेंडर वेल। कहा जा रहा है कि इनके प्रयासों से आधुनिक काल में धन विज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ। ऐसा नहीं कि यही दो लोग थे, लेकिन शुरुआती दौर में हम ये देखते हैं कि किन लोगों ने अपना योगदान दिया, या कभी आपकी परीक्षा में आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो है जोशुआ स्टील एवं अलेक्जेंडर बेल ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद हम जानते हैं कि स्वर्ण विज्ञान का स्वरूप क्या होता है। देखिए, अगर हम भाषा विज्ञान की या स्वर्ण विज्ञान के स्वरूप की बात करें, तो आप देखते हैं कि वास्तव में जो हमारी हिंदी भाषा है वह एक ध्वन्यात्मक भाषा है। अक्सर कई बार आपकी परीक्षा में या साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर हिंदी के हम स्वरूप की बात करें तो ये एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात यहाँ पर शब्द वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे उनके अक्षरों की ध्वनि होती है, अर्थात जैसे हम अक्षर या वर्ण बोलते हैं उसी प्रकार से उनको लिखते हैं, उसी प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। यद्यपि हर भाषा में कुछ अपवाद रहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत ही कम अक्षरों या वर्णों में ऐसी स्थिति है। बाकी अगर देखा जाए तो अधिकांशतः हिंदी भाषा में जैसे हम शब्द बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, या जैसे ही हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार उसका लेखन कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है, जिसको हम स्वन भी कहते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है या आपके वाइवा के समय भी एग्जामिनर पूछ सकता है या परीक्षा की भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई की हम बात करते हैं वह ध्वनि ही है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसको वर्ण भी कहते हैं या अक्षर कहते हैं। देखिए, अगर हम लिखित की बात करेंगे तब उस समय हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। यही कारण है कि कुछ वैयाकरण ध्वनि एवं वर्ण में अभेद संबंध बताते हैं। उनका कहना है कि ध्वनि और वर्ण वास्तव में अलग नहीं है, बस एक मौखिक स्वरूप है और एक लिखित रूप में है। लेकिन भाषा की जो लघुत्तम इकाई है, अगर मौखिक रूप में कहें हम, तो वह ध्वनि या स्वन है। देखिए, इसीलिए आपके जो प्रारंभिक लाइनें हैं उसमें कहा भी गया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई स्वन है, इसे ध्वनि नाम भी दिया जाता है। ध्वनियों के अभाव में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाषा विज्ञान में स्वन के अध्ययन के संदर्भ को स्वन विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए या कभी पूछ लिया कि भाषा विज्ञान में ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वन विज्ञान कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक विशेष शब्दावली है अपना स्वन विज्ञान, आपको यही लिखना है। आप या करके ध्वनि विज्ञान लिखिएगा, लेकिन आपको जो मूल है, क्योंकि जो हमारी मुख्य शब्दावलियाँ होती हैं, जो मूल शब्दावलियाँ होती हैं, हमें उनको नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनर या परीक्षा कॉपी चेक करते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि जो वो मूल शब्दावली चलन में है उसके स्थान पर अगर आप नया शब्द प्रयोग करते हैं या लेखन में लाते हैं तो उसके स्वरूप कुछ आपके अंकों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप मूल शब्दावली के साथ ही नए शब्द कर साथ में लिखिएगा। देखिए, अगर ध्वन शब्द की बात करें तो ध्वन धातु में इड़ या ई प्रत्यय के योग से बना है। भाषा विज्ञान के गंभीर अध्ययन में ध्वन विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा आज मानी जाती है। इसके लिए ध्वन शास्त्र, ध्वनिलोचन, स्वन विज्ञान, स्वनीति आदि नाम दिए गए हैं और अंग्रेजी भाषा में इसके लिए फोनेटिक्स और फोनोलॉजी शब्दों का प्रयोग होता है।
और इन दोनों शब्दों का निर्माण ग्रीक के फोन शब्द से हुआ है। कि यहाँ पर जो आपको ध्वनि विज्ञान के स्वरूप में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये बताया जा रहा है कि ध्वनि जो भाषा है वो किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है और कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है और उसका अर्थ क्या है और किस भाषा में क्या कहते हैं उसके नाम। आप इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और या अगर हम बात करें तो वास्तव में आप जो है इतने हिस्से को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार हमारे सामने चीज़ें इस रूप में आती हैं कि कई बार हम उनको गौर नहीं कर पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपको ये हिस्सा विशेष रूप से ध्यान रखना है आपके परीक्षा के एंगल से और समझने के भी एंगल से। अगर अब हम करें कि ध्वनि के अध्ययन में जो कौन कौन से पक्ष हैं या पहलू हैं जिनको आप आस्पेक्ट कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से 3 पक्ष या पहलू माने जाते हैं: उत्पादक, संवाहक और संग्राहक। देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाला व्यक्ति या वक्ता को ध्वनि उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो वास्तव में मैं ध्वनि उत्पादक हूँ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी वक्ता होता है, अगर हम सरल शब्दों में कहें, जो वक्ता होता है, जो अपनी बात कहता है, उसको यहाँ पर ध्वनि उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। और जो व्यक्ति श्रोता होता है, जो सुन रहा होता है, वास्तव में उसे संग्राहक या ग्रहणकर्ता कहा जाता है। क्योंकि आपको जो भी बताया जा रहा होगा, कहा जाएगा, उसको आप ग्रहण करते हैं, सुनते हैं वास्तव में उस ध्वनि को, इसीलिए आपको संग्राहक या ग्रहणकर्ता कहा जाता है। वास्तव में वो श्रोता होता है। संवाहक या संवहन करने वाला माध्यम, अर्थात जो हमारी बात आप तक पहुंचाता है माध्यम से, वायु है, तो उसको हम संवाहक या संवहन कहते हैं। अर्थात वो भाषा में एक प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करता है, जोड़ता है वास्तव में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जब हम बातचीत करते हैं तो वो वायु तरंगों की मुख्य भूमिका यहाँ मानी जाती है। और इन तीनों में आपस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। सभी शिक्षाविदों, व्याकरणों और भाषाविदों ने इन तीनों में एक अटूट संबंध माना है। उनका कहना है कि अगर इस संबंध को हम अलग करना चाहें तो भी नहीं अलग कर सकते हैं। अगर वक्ता है तो श्रोता का होना आवश्यक है, और अगर श्रोता और वक्ता हैं तो आपको जो बात कही जा रही है वो आप तक पहुंचनी भी आवश्यक है। क्योंकि इससे अगर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, उदाहरण के माध्यम से, अगर हम एक ऐसे शीशे के कमरे में बैठ जाएं जहां पर हमारी ध्वनि बाहर ना जाए, तो आप देखेंगे कि वक्ता श्रोता इनके बीच एक संबंध टूट जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कई बार अगर ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार की सभा या मीटिंग होती है तो वहाँ पर जो लोग अंदर होते हैं वही लाभ ले पाते हैं और बाहर के लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमारा माध्यम है, वायु तरंगे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती हैं, वो सिर्फ उस कमरे तक ही सीमित हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वक्ता, श्रोता और माध्यम, इन तीनों में एक अटूट संबंध है और यह एक सामान्य स्थान पर ही प्रयोग में लाई जाती हैं चीज़ें और हो पाती हैं। क्योंकि अगर आप सब चीज़ें देखेंगे तो और इस मैटर को पढ़ेंगे, साथ में अध्ययन करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी जो भाषा होती है या ध्वनियाँ होती है, वह 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं या बातें होती हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो आपको यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ध्वनि विज्ञान है उसके अंतर्गत केवल सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक ध्वनियाँ या शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता है।
इसीलिए आप देखते हैं कई बार जब हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं तो अधिकांशतः शिक्षाविद या आपके माता पिता या शिक्षक आपको कहते हैं कि आप गलत शब्द का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अध्ययन या उनका मान्य हमारे यहाँ नहीं होता, वे मान्य नहीं होते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के किस स्वरूप का अध्ययन करते हैं, तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है केवल सार्थक जो है स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक स्वरूप का अध्ययन नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात और है, क्योंकि जब हम कोई भी भाषा का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से संभव है ये, या तो वायु जो हमारे मुख से निकलेगी या मुख और नाक या नासिका दोनों से ही निकलेगी, या संभव है केवल मुख से निकले। तो उसी के आधार पर आपके यहाँ इसका विभाजन भी किया गया है। देखिए अगर हमारे जो वायु है वह मुख के साथ साथ नाक या नासिका से निकलती है तो जब ऐसे हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उससे हम अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनियों के उच्चारण में विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि वो मुख और नाक या नासिका किस स्थान से उच्चारित हो रही। तो जहाँ पर मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता है उसे हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं, और जहाँ पर जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल मुख से वायु निकलती है उसे हम निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनि कहते हैं। ये आपके परीक्षा में अक्सर टेट के एग्ज़ाम में या सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, या अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है जो हिंदी भाषा से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ ध्वनि की तीव्रता और मंदता के आधार पर उसे नाद, श्वास एवं जपित 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि कभी हम बहुत तीव्र गति से बोलते हैं, कभी बहुत मध्यम गति या मंद गति से बोलते हैं, उसी आधार पर नाद, श्वास और जपित 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। देखिए इससे जुड़े जो आगे की पेज हैं या आगे की जानकारी है उसको अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसके साथ उस समय आपको ये बताएंगे कि ध्वनि के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया गया है और ध्वनि की विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने केवल स्पेशली ध्वनि विज्ञान क्या है उसके आधार पर उसका वर्णन कैसे किया गया है, उसका इतिहास कैसे है और किस शिक्षाविद या व्याकरण के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि ध्वनियों का अध्ययन कब से किया जा रहा है। फिर हमने देखा एक सामान्य तौर पर कि जो है ध्वनि के किस स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं, सार्थक या निरर्थक। इसके साथ ध्वनियों का विभाजन जो आपने हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अनुनासिक, निर्नुनासिक, अघोष, सघोष, उसकी बात यहाँ पर हम लोग आगे करेंगे। अब आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। इससे जुड़ी जो भी बातें और तथ्य रह गए हैं उसको हम अगले या नेक्स्ट वीडियो में